सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं या तो आई बटन या तो फिर वीडियो के इंड स्क्रीन पर दे दूंगा। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक से नॉलेज दी गई है, काफ़ी बेसिक सी बातें बताई गई हैं उस फर्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज इस वीडियो में ग्रुप ऑफ मेडिसिन के एंटीबायोटिक सेक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा। एंटीबायोटिक्स में भी काफ़ी सारे ग्रुप्स इंक्लूड्स होते हैं और उन सभी ग्रुपों में से जो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स मानी जाती है और इसमें भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स होते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन में जितने भी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स होते हैं उन सभी एंटीबायोटिक्स का वर्क क्या है, किन बीमारियों को सबसे बेहतर तरीके से वो ख़त्म कर पाता है, उसके डोजेस क्या होते हैं, एक एक एंटीबायोटिक्स के डोजेस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उन सभी एंटीबायोटिक्स के, सिफेलोस्पोरिन में जो एंटीबायोटिक्स इंक्लूड हैं उन सभी एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जान लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से उन्हीं बीमारियों को ठीक कर पाता है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए होते हैं। अगर किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप वायरस से उत्पन्न हुए बीमारियों में करते हैं तो वहाँ पे किसी भी एंटीबायोटिक का रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखने जा रहा है। तो सिफेलोस्पोरिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल भी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में ही की जाती है और उसी को ये ठीक कर पाता है। सिफेलोस्पोरिन में 5th जनरेशन तक की मेडिसिन अवेलेबल है, यानी इस सिफेलोस्पोरिन में 5वें दर्जे तक की मेडिसिन अवेलेबल है। तो पहले जान लेते हैं सिफेलोस्पोरिन किन बीमारियों में सबसे बेहतर वर्क करता है। तो सिफेलोस्पोरिन काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें काफ़ी बेहतर वर्क करता है। उसमें से जो पहला है वो है ईयर इन्फेक्शन, यानी कानों का इन्फेक्शन। अगर आपके कानों में किसी भी तरह का संक्रमण हो चुका है तो वहाँ पे सिफेलोस्पोरिन के मेडिसिन्स काफ़ी बेहतर वर्क करते हैं। चाहे वो ओटाइटिस मीडिया हो, इन्फेक्शंस के कारण आपके कानों में दर्द हो रहा हो, पस निकल रही हो, किसी भी तरह का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कानों में हो चुका है तो वहाँ पे सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। दूसरा है अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंक्लूड्स होती हैं। तो फेरेंजाइटिस अगर आपको हो गया है, आपके वोकल कॉर्ड यानी गले में सूजन हो चुकी है, आपका आवाज़ सही से नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे भी सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस की अगर बीमारी है, आपकी टॉन्सिल बढ़ चुकी है, वहाँ पे सूजन आ चुका है, तो वहाँ पे भी सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। लैरेंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। अगर आपके गले में सूजन हो गई है, आपको पानी तक पीने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके गले में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इन्फेक्शंस हो चुकी है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। साइनस की बीमारियाँ जो हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो बीमारियाँ इंक्लूड्स होती हैं वो है ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। निमोनिया में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। हालांकि निमोनिया बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है, लेकिन एडल्ट भी इससे बचे हुए नहीं हैं। एडल्ट में भी निमोनिया का जो खतरा है वो अक्सर बना हुआ रहता है। तो चाहे वो एडल्ट की बीमारी हो, निमोनिया की बीमारी हो, या तो फिर बच्चों की निमोनिया की बीमारी हो, दोनों में सिफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। अगर आपको खांसी की समस्या है, आपको कफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप रेगुलर खांस रहे हैं, तो उस खांसी को ठीक करने में भी ये एंटीबायोटिक काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी काफ़ी बेहतर देखा जाता है। यानी मूत्र मार्ग में जो
संक्रमण हो जाते हैं जिसके कारण पेशाब करने में जलन उत्पन्न होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, तो उस सिचुएशन में भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी भी दवाइयां हैं वो बेहतर वर्क करती हैं। किडनी इन्फेक्शन में भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी भी दवाइयां हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। अगर आपको किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है, संक्रमण हो चुका है, तो उस संक्रमण को खत्म करने के लिए सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो दवाइयां हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन काफ़ी बेहतर रोल प्ले करती हैं, चाहे वो गोनोरिया हो या तो फिर सिफिलिस हो। इन सभी बीमारियों में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड की जो बीमारियां हैं वो उन सभी बीमारियों में सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। चाहे वो बोन इन्फेक्शंस हो, अगर आपको बोन एंड जॉइंट में कहीं पे भी इन्फेक्शंस हो चुका है, हड्डियों में अगर संक्रमण हो चुका है, बैक्टीरियल संक्रमण हो चुका है, आपकी हड्डियां कहीं पे भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, तो वहाँ पे भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। थ्रोट इन्फेक्शंस में भी ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करती हैं। एसएसटीआई जैसी बीमारियों में भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी बेहतर वर्क करती हैं। एसएसटीआई यानी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में काफ़ी सारी बीमारियां इंक्लूड्स होती हैं, चाहे वो सेल्यूलाइटिस हो, डर्मेटाइटिस हो, फॉलिकुलाइटिस हो। ये सभी बीमारियों में सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो बेहतर वर्क करती हैं। मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों में भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन है उसका वर्क देखा गया है। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। तो आप जानते हैं सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की एंटीबायोटिक्स सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में आती हैं। तो पहले जानते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन। इसमें 4 एंटीबायोटिक्स आती हैं। इसमें से जो पहली में एंटीबायोटिक है वो है सेफाड्रिन। सेफाड्रिन मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या तो फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बोन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, एसएसटीआई यानी स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 से 2 दिनों में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। जब उनकी बीमारियां ठीक होती है तो 1 दिनों से 2 दिनों तक वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक लेना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर आप मिनिमम डे तक करते हैं तो वो मोस्टली 3 से 5 दिनों तक ज़रूर करें। ये मिनिमम कोर्स है किसी भी एंटीबायोटिक्स को लेकर, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किसी भी एंटीबायोटिक के जो डोजेज है वो कितनी दिनों तक चलाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 14 दिनों तक चलाने की आवश्यकता हो, 21 दिनों तक चलाने की आवश्यकता हो सकती है, या तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी किसी एंटीबायोटिक को चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी कम है और 1 से 2 दिनों में ही आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं तो कम से कम 3 से लेकर 5 दिनों तक किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, बीच में एंटीबायोटिक को बंद ना करें। मोस्टली सेफाड्रिल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी काफ़ी सीवियर देखे गए हैं। अगर आप सेफाड्रिल इस्तेमाल करते हैं तो वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, नोजिया की समस्या हो सकती है, डायरिया की भी समस्या देखी गई है, रैसेस, स्किन रैसेस की भी समस्या देखी गई है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्किन पे लाल चकत्ते भी निकल सकते हैं, हेडक की भी समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो सेफाड्रिल इस्तेमाल करने के बाद देखे गए हैं। तो अगर आप सेफाड्रिल इस्तेमाल करते हैं और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फर्स्ट जनरेशन की जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेफाड्रॉक्सिल। सेफाड्रॉक्सिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है और ये मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हो या तो फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, मेनिंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन एंड निमोनिया जैसी बीमारियों में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसका रोल काफ़ी बेहतर देखा गया है। तो सेफाड्रॉक्सिल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। इसके जो डोजेज हैं वो 25 mg टू 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस का है।
डोजेज हमेशा याद रखें 25 mg टू 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज। इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 1 से 2 ग्राम का है एवरी 6 आवर। इन डिवाइडेड डोज 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोजेज हमेशा याद रखें। इसके जो डोजेज हैं ये भी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों तक इसके डोजेज इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, नौजिया की समस्या हो सकती है, गले में खराश की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस की समस्या देखी गई है। अगर इंजेक्शन के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं तो इंजेक्शन साइट पर पेन की समस्या देखी गई है। डायरिया की समस्या काफ़ी कॉमन समस्या है सभी एंटीबायोटिक्स में, तो डायरिया की समस्या देखी गई है। तो जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। फर्स्ट जनरेशन की जो थर्ड मेडिसिन है वो है सेफाजोलिन। सेफाजोलिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन में काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसके डोजेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके जो डोजेज हैं वो 500 mg टू 1 ग्राम एवरी 6 to 8 आवर में देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके जो मैक्सिमम डोजेज है वो 500 mg टू 1 mg एवरी 6 to 8 आवर में देने की आवश्यकता होती है। तो मोस्टली इसको एडल्ट में ही इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके डोजेज आप हमेशा याद रखें 500 टू 1 ग्राम एवरी 6 to 8 आवर। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी कॉमन से साइड इफ़ेक्ट सभी एंटीबायोटिक्स में देखे जाते हैं। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जितनी भी एंटीबायोटिक्स है वो सभी में कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। नोजिया का, वोमिटिंग का, डायरिया का, रैशेस का साइड इफ़ेक्ट। अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन साइट पे पेन का साइड इफ़ेक्ट, स्वेलिंग का साइड इफ़ेक्ट, ये सभी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन होते हैं। हेडेक का भी साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाता है, ब्लड विजन का भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो किसी भी प्रकार का किसी भी एंटीबायोटिक खाने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप तुरंत उस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। फर्स्ट जनरेशन की जो फोर्थ मेडिसिन है वो है सेफेलैक्सिन। सेफेलैक्सिन मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, थ्रोट, निमोनिया एंड स्किन इन्फेक्शन में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। इसके जो डोजेज होंगे वो मोस्टली 25 mg टू 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस का होगा। इसके जो मैक्सिमम डोज हैं वो 1 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक एवरी 6 आवर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ग्राम मैक्सिमम डोजेज इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और कितनी दिनों तक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 25 टू 50 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज और मैक्सिमम डोजेज हैं 1 से लेकर 4 ग्राम एवरी 6 आवर। इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो साइड इफेक्ट दिखता है वो वोमिटिंग की समस्या दिखती है, नौजिया की समस्या दिखती है, स्किन रैशेस की समस्या दिख सकती है। अगर इंजेक्शन आप लेते हैं तो इंजेक्टेबल साइट पर पेन की समस्या दिखती है, डायरिया की समस्या दिखती है, हेडेक की समस्या दिखती है और भी कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट दिखते हैं। अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखता है तो आप तुरंत इस मेडिसिन को बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, इसमें मोस्टली 3 से 4 एंटीबायोटिक्स आते हैं। इसमें से जो पहली एंटीबायोटिक्स है वो है सेफोरोक्सिम। ये काफ़ी चर्चित एंटीबायोटिक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक है। इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। हालांकि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में जितनी भी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड है वो सभी एंटीबायोटिक्स जो मैंने पहले बीमारियां बता रखी हैं उन सभी में वर्क करती हैं। इसीलिए सेफेलोस्पोरिन भी काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है उन सभी बीमारियों में भी। इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये एंटीबायोटिक्स है। इसके जो डोजेस हैं वो 30 mg टू 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस का है। डोजेस हमेशा याद रखें 30 mg टू 100 mg
पर केजी पर डे। इसका जो मैक्सिमम डोजेज है एक दिनों में 3 से लेकर 6 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा एक दिनों में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वोमिटिंग की समस्या देखी गई है, नोज़िया, इरिटेशन की समस्या देखी गई है, स्किन रैशेस की समस्या देखी गई है, डायरिया की समस्या, हेडेक की समस्या देखी गई है, ब्लड विजन की समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो सभी एंटीबायोटिक्स में सेम होते हैं। सेकेंड जनरेशन की जो सेकेंड मेडिसिन है वो है सेफेप्रोजिल। सेफेप्रोजिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मानी जाती है। ये भी उन सभी बीमारियों में वर्क करती है जो मैंने पहले बता रखा है। इसके जो डोजेज होंगे वो मोस्टली 500 mg एवरी 12 to 24 आवर, यानी एक दिनों में आप 500 mg का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी है तो आप 12 घंटे के बाद इसके नेक्स्ट डोजेज ले सकते हैं, नहीं तो 24 आवर के बाद ही आप इसके नेक्स्ट डोजेज इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल भी सेम देखे गए हैं जो मैंने सभी एंटीबायोटिक्स में बता रखा है। तो मोस्टली इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 500 mg एवरी 12 to 24 आवर। सेकेंड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो थर्ड मेडिसिन है वो है सेफाज़ाइटिन। सेफाज़ाइटिन मोस्टली उन सभी बीमारियों में वर्क करता है जो मैंने पहले ही बता रखा है, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, उन सभी बीमारियों में वर्क करता है। इसके डोजेज जो होंगे वो डोजेज 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम इन डिवाइडेड डोज का होता है। 1 ग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एवरी 4 आवर के बाद आपको नेक्स्ट डोजेज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप 2 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको 2 ग्राम एक बार में दिया जाता है तो एवरी 6 आवर के बाद आपको नेक्स्ट डोजेज इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर आप 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो एवरी 4 आवर, और अगर 2 ग्राम दिया जाता है आपको तो एवरी 6 आवर। ये मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बार में 1 ग्राम दी जाएगी या एक बार में 2 ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा। ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल भी सेम होगा। सभी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितने भी एंटीबायोटिक्स है उन सभी में जो साइड इफ़ेक्ट है वो मोस्टली सेम देखा गया है। सीवियरिटी कोई 1 से लेकर 2 एंटीबायोटिक्स में ही देखी गई है उसकी सीवियरिटी। तो अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का शारीरिक अस्वस्थता आप में दिखता है तो आप तुरंत उस मेडिसिन को बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो आप जानते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, इसमें ऑलमोस्ट 9 to 10 मेडिसिन इंक्लूड्स हैं। इसके जो वर्क हैं ये सभी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की में जितनी भी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स होती हैं, इसका जो वर्क है ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में सेम देखा गया है जो मैंने पहले बता रखा है। इसके डोजेज डिफरेंट हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी ऑलमोस्ट बिल्कुल भी सेम होता है। अगर आपको किसी भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है तो वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, नोजिया की समस्या हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, हेडेक की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है एंड ब्लड विजन की समस्या हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम देखा गया है सभी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स में। और जो वर्क है किन बीमारियों में सबसे बेहतर वर्क करता है वो मैंने पहले बता रखा है। तो डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो पहली मेडिसिन है वो है सिफिक्जिन। सिफिक्जिन के जो डोजेज हैं वो मोस्टली 8 to 10 mg पर kg पर डे का है इन डिवाइडेड डोज। अगर आप सिफिक्जिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 to 10 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज। एडल्ट में जो इसके डोजेज हैं वो 200 to 400 mg इन डिवाइडेड डोज का है। अगर आप 200 mg इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 100 mg सुबह शाम ले लें। अगर 400 mg इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 200 mg सुबह शाम ले लें। तो इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 8 to 10 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज। थर्ड जनरेशन की जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है सेफोपेराजोन। सेफोपेराजोन भी बिल्कुल भी सेम वर्क करता है। अगर आप इसके पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। मोस्टली आप अगर एंटीबायोटिक सेक्शन में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर अगर पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप सेफोपेराजोन, सिफेक्जिन,
सेफोडॉक्सिन के बारे में जान सकते हैं। तो सेफोपेराजोन का जो डोजेज है वो मोस्टली 1 से लेकर 2 ग्राम एवरी 12 आवर। अगर आप 1 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो 12 घंटे के बाद ही आपको नेक्स्ट डोजेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप 2 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट 12 आवर के बाद ही नेक्स्ट डोजेज आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इसके डोजेज सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 ग्राम इस्तेमाल करना है या 2 ग्राम आपको लगाए जाएंगे। तो मोस्टली इसका साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल भी सेम है, तो इसके डोजेज हमेशा याद रखें 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम एवरी 12 आवर। थर्ड जनरेशन की जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है सेफेटॉक्सिन। सेफेटॉक्सिन के जो डोजेज हैं वो मोस्टली 100 टू 150 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज का है। अगर आप मैक्सिमम डोजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके जो मैक्सिमम डोजेज हैं वो 12 ग्राम तक दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो मैक्सिमम डोजेज हैं वो 12 ग्राम 1 दिनों में चलाया जा सकता है इन डिवाइडेड डोज, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 100 mg टू 150 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज। न्यूनेट्स में जो इसके डोजेज हैं वो मोस्टली 50 mg पर केजी पर डे का है, अगर आप न्यूनेट्स में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। लेकिन इसके डोजेज हमेशा याद रखें 100 mg टू 150 mg पर केजी पर डे। साइड इफेक्ट बिल्कुल भी सेम होगा इसका, एंड जो जिन बीमारियों को ठीक करता है उसे मैंने पहले ही बता रखा है। थर्ड जनरेशन की जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है सेफोडॉक्सिन। सेफोडॉक्सिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काफ़ी बेहतर वर्क करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या बोन इन्फेक्शन हो, काफ़ी बेहतर रोल देखा गया है इसका। इसके जो डोजेज हैं वो 400 mg के हैं, यानी 1 दिनों में 400 mg तक इस्तेमाल किया जा सकता है इन डिवाइडेड डोज में। इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम डोजेज में बता रहा हूँ, 400 mg का इस्तेमाल किया जा सकता है 1 दिनों में इन डिवाइडेड डोज में। आप 100 mg भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 भी, 300 mg तक इस्तेमाल करें। 400 mg मैक्सिमम है, यानी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी है बीमारी की तो 400 mg भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को 100 और 200 mg में भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसका डोजेज हमेशा याद रखें 400 mg मैक्सिमम डोजेज है 1 दिनों में इन डिवाइडेड डोज। थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन की जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेफ्ट्रियाजोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसके जो डोजेज हैं वो मोस्टली 70 टू 100 mg पर केजी पर डोज इन डिवाइडेड डोजेस का है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को सेफ्ट्रियाजोन इस्तेमाल करते हैं तो 70 टू 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोजेस का है। मैक्सिमम डोज इसका 4 ग्राम का है। 1 दिनों में आप 4 ग्राम इन डिवाइडेड डोज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेफ्ट्रियाजोन के जो मैक्सिमम डोजेस हमेशा याद रखें 4 ग्राम, और इसके जो डोजेस हैं 70 टू 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज। थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन की जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है सेप्टाजाइडिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मानी जाती है और इसके जो डोजेज हैं वो 30 टू 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज का है। इसके जो मैक्सिमम डोज हैं वो 1 से लेकर 6 ग्राम तक 1 दिनों में इन डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 30 टू 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज का है। ये बिल्कुल भी सेम बीमारियों में वर्क करता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम हैं। तो बीमारियां मैंने पहले ही बता रखा है और साइड इफ़ेक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा बार बता चुका हूं, तो इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी एंटीबायोटिक में ही साइड इफ़ेक्ट सीवियर देखा गया है, तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी सेम है। इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके जो डोजेज हैं वो 30 mg टू 100 mg पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज, और मैक्सिमम डोज 1 से लेकर 6 ग्राम एवरी 8 टू 12 आवर में दिया जा सकता है। थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो सेफ्डिनिर। सेफ्डिनिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है और इसके जो डोजेस हैं वो 300 mg एवरी 12 आवर। इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 1 दिनों में आप 600 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 और 300 इन डिवाइडेड डोज कर, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 300 एवरी 12 आवर का है, 300 mg एवरी 12 आवर।
डोजेस हमेशा याद रखें, सेफ्डिनिर के जो डोजेज हैं मैक्सिमम डोज 600 mg एक दिनों में और 300 mg एवरी 12 आवर। तो आप जानते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन, इसमें मोस्टली एक एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स है और उसका नाम है सेफेपाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक है। ये भी बिल्कुल सेम बीमारियों में वर्क करती है और सेम साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। इसका कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 1 से लेकर 2 ग्राम एवरी 8 to 12 आवर का है। अगर आपको सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको 2 ग्राम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी कम है तो आपको 1 ग्राम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1 से 2 ग्राम एवरी 8 to 12 आवर। तो आप जानते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन के बारे में, इसमें भी मोस्टली एक एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स है, वो है सेफ्ट्रोलिन। सेफ्ट्रोलिन मोस्टली उन सभी बीमारियों में वर्क करता है जो मैंने पहले ही बता रखा है। उसके जो साइड इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल भी सेम है। तो इसके जो डोजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके जो डोजेज हैं वो 600 mg IV एवरी 12 आवर का है। अगर आप एक बार इंजेक्शंस लेते हैं तो एवरी 12 आवर के बाद ही आपको नेक्स्ट डोजेज लेने की आवश्यकता होगी। ये भी मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी दिनों तक इसकी डोजेज चलानी पड़ सकती है। 14 दिनों तक, 7 दिनों तक या 5 दिनों तक मैक्सिमम डोजेज चलाने की आवश्यकता हो सकती है या मिनिमम डोजेज चलाने की आवश्यकता हो सकती है। तो डोजेज हमेशा याद रखें 600 mg IV एवरी 12 आवर। तो ये कुछ सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स थी जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक सभी की जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।